हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 साइंस के वर्मा टुडे का चैप्टर नंबर हम लोग इसमें 4 देखने वाले हैं। 5 और 6 और 7 इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में कि अधिक से अधिक संभावना है कि यहीं से प्रश्न रहेगा, बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। इससे पीछे मैं 3 चैप्टर तक अपलोड कर दिए हैं, मैथ का भी लगभग कर दिए हैं, साइंस का भी कई चैप्टर तक, सोशल साइंस का भी कर दिए हैं। तो जाकर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट केवल क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो आप लोग देख लीजिएगा, केवल हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो 4 चैप्टर का नाम है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, दे सकते हैं। ये चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा आपका ऊष्मीय और चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, यानी ऊष्मीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव तीनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा धारा? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो कुचालक जिसमें बिजली पार नहीं होता है, तो आसुत जल जो होता है बिजली का कुचालक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमियम वह धातु है जो किसी धातु पर लेपते हैं तो उसका चमक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो क्रोमियम धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी चालक से विद्युत धारा अगर जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे विद्युत धारा का हम लोग रासायनिक प्रभाव बोलते हैं, और उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, और उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? सुचालक का बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? पीतल, क्योंकि लकड़ी, कागज, रबड़ में विद्युत धारा नहीं पार होती है। तो सुचालक का बात कहा है, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, पीतल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? यहाँ पर पूछा है सुचालक, तो आसुत जल तो कुचालक था, तो यहाँ नींबू का रस हो जाएगा सुचालक, नींबू का रस। नेक्स्ट है कि इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? कुचालक का बात के लिए कहा गया है, कुचालक का आसुत जल, आसुत जल क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से विद्युत की हीन चालक कौन है? तो विद्युत की हीन चालक आसुत जल है। हीन चालक मतलब क्या? उसमें बिजली पार थोड़ा मोड़ा के हिसाब से होगा या तो ना के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो कोई भी विद्युत सेल होता है, जैसे बैटरी आप लोग देखे होंगे, बैटरी की बात नहीं, सेल का बात हो रहा है। टॉर्च में इस तरह से बैटरी लगा होता है। ठीक है, तो इसमें 2 टर्मिनल, एक साइड होता है प्लस और एक साइड होता है माइनस, तो 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है कि टेस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं संपरीक्षित्र, नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारा के। तो देखो, ये जो हमेशा क्या होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टर में हम लोग केवल जांच करते हैं कि इस पर लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि बिजली मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करते हैं? क्योंकि उसके हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए वह रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं। नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत चालन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, ऐसा पदार्थ जिनसे विद्युत चालन होता है मतलब पार होता है, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। ठीक है, और जिससे पार नहीं होता है उसे बोलेंगे कुचालक बोलते हैं। थोड़ा मोड़ा पार होगा उसे अर्धचालक बोलेंगे, अतिचालक मतलब ज़्यादा पार होगा। नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत चालन नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के जिस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण क्या होता है? विद्युत बल्ब जलता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो विद्युत लेपन करने के लिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं? क्योंकि जो लोहा का पुल होता है, ठीक ना, तो विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि लोहा में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? अगर एक धातु है, किसी दूसरे धातु पर परत चढ़ा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु पर परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो,
किसी धातु को किसी दूसरी धातु पर हम परत लगाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक मतलब उसमें बिजली पार नहीं होगा। तो तांबा तो सुचालक है, लोहा तो सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचालक में रबड़, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ माने खाने वाले पदार्थों में लोहे के डिब्बों पर टिन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो साइकिल के हैंडल तथा पहियों को चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन मतलब क्या होता है? उसमें क्या होगा, बिजली एकदम से नहीं पार होगा, तो क्या आ जाएगा आपका आसुत जल। ठीक ना, हीन मतलब थोड़ा थोड़ा पार होगा, तो आसित जल क्या है? आसुत जल हीन चालक है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो चालक कौन सा नहीं है? तो आपका प्लास्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बिजली पार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, यानी करंट का बहना, इलेक्ट्रॉन का बहना। नेक्स्ट है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2:1 होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी प्रकाश यानी उत्सर्जक डायोड का उत्सर्जन किया जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि एलईडी के साथ जो तारे जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स, जो एलईडी के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? मतलब केवल करंट पर जाने ही पर वह जलेगा। दीप्त मतलब जलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? एलईडी। ठीक है, एलईडी हो जाएगा, क्योंकि करंट जाने से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है किसका? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विलयन का रंग क्या होता है? बदल जाता है। अब ये 4 चैप्टर खत्म हो गया। 5वां चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर फट के देखते हैं। जंतुओं में जनन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन बोलता है तो मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, नर इसमें नहीं आएगा। निषेचन नर के अंदर नहीं होता है, मादा के अंदर होता है। ठीक है, मतलब महिला के अंदर। नेक्स्ट है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा क्या करते हैं? जलन करते हैं, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा। नेक्स्ट है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो मादा और नर युग्मक की संयोजन की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन को क्या कहते हैं? तो उसे निषेचन कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी जिसे अंडवाहिनी में होता है। क्या होता है? अंडवाहिनी में। इसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि एक युग्मनज में एक केंद्रकों की संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक टेडपोल जिस प्रक्रिया यानी प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहा जाता है? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है अथवा में, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह क्या कहलाता है? टेडपोल का मतलब होता है बेंगचो, छोटा मेढक का रूप। जब वह बड़ा होता है, यानी वयस्क मेढक बढ़ता है, तो उस रूप को हम लोग बोलते हैं कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो द्विखंडन द्वारा अमीबा होता है, क्योंकि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। जब यह अपने भाग होता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको द्विखंडन। नेक्स्ट है कि सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो उसे जनन आवश्यक है, क्योंकि जनन होगा तभी उसका पीढ़ी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? देखो जरायुज किसे बोलते हैं? एक होता है अंडपरजक होता है। ठीक है, अंडपरजक। और एक होता है जरायुज होता है। अंडपरजक जो अंडा देता है, जरायुज मतलब जो अंडे नहीं देकर सीधे बच्चा देता है, उसे बोलते हैं जरायुज। तो मनुष्य सीधे क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। तो जरायुज के अंतर्गत कौन आ जाएगा? मनुष्य। मुर्गी तो अंडपरजक, कौवा तो अंडपरजक, बत्तख भी अंडपरजक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती है? तो जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग फूल में होते हैं, नर और मादा। मादा वाला को बोलते हैं स्त्री केसर और फूल वाला को बोलते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है चाहे द्विविभाजन, द्विखंडन बोलिए चाहे द्विविभाजन। नेक्स्ट है निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है, तो मादा के जो शरीर के अंदर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन, और मादा के शरीर के बाहर होगा तो हो जाएगा आपका बाह्य निषेचन। नेक्स्ट है कि बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो किसमें होता है? कुत्ता में या बिल्ली में या मेढक में या मनुष्य में, तो बाह्य निषेचन कहाँ होता है? मेढक में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो नर और मादा युग्मक क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कोई भी जीव है जो अब अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म देगा तो उसे हम लोग जरायुज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी बच्चा पैदा ना कर अंडा देता है उसके बाद बच्चा देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अंडपरजक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है कि जरायुज जंतु कौन से है, जरायुज क्या बोलेंगे? जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, तो कुत्ता भी डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, गाय भी करते हैं, बिल्ली भी करती है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडपरजक जंतु कौन से हैं, अंडपरजक जो अंडा देती है, तो छिपकली भी देती है, मेढक भी देती है, मुर्गी भी देती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, तो क्लोन विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका डॉली। क्या नाम था? डॉली, क्योंकि साइंस किताब में यही वाला दिया। शुक्राणु कैसे होता है, तो शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होता है। क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म, जिसे आंखों से देखना इम्पॉसिबल सा है। नेक्स्ट है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, यह भी VVI क्वेश्चन है, तो उस्मायन के लिए। किसे बोलते हैं? उस्मायन के लिए, जिसे हम लोग खोटा भाषा में बोलते हैं घोरनी मात गया है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, तो मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। तो 5 चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, जितना क्वेश्चन दिया था वर्मा टुडे में। 6 चैप्टर का देखते हैं अब हम लोग, बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि शुष्क मौसम में बालों के कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी थे। जब यानी गर्मी के दिनों हम लोग बाल को क्या करते हैं, हम लोग झाड़ते हैं तो झड़ने लग जाता है, क्योंकि जब भी चीरते हैं तो झड़ने लगता है, तो ये अस्थिर विद्युत बल्ब के कारण होता है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल मतलब किसी को हम लोग क्या करेंगे, छू के काम करते हैं, तो घर्षण बल जो होता है संपर्कित बल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्न बलों में कौन सा असंपर्कित बल है। असंपर्कित का मतलब होता है बिना छुए, तो गुरुत्व बल, क्योंकि गुरुत्व बल बिना छुए काम कर रहा है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज, इसमें 8 ग्रहों को क्या करते हैं, अपने काबू पर रखे हैं, यानी ये किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो कुएं से पानी खींचना अभिकर्षण है। क्यों? क्योंकि कुआं से हम लोग पानी ऊपर उठा रहे हैं, अभी यानी ऊपर उठा रहे हैं, तो अभिकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल का, तो बल का क्या होता है, बल का केवल परिमाण होता है या केवल दिशा होता है या परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो देखिए बल का क्या होता है, बल में परिमाण भी होता है और बल में दिशा होता है, यानी बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भार का मात्रक है, तो भार का मात्रक माने इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर बोल सकते हैं किलोग्राम भार, ठीक है, किलोग्राम भार। शॉर्टकट में दिया है किलोग्राम भार, बोल सकते हैं केजी न्यूटन। तो किलोग्राम भार यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किलोग्राम भार भी दिया है और न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 1 एवं 2 या इनमें से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें कि पास्कल का मात्रक है, तो पास्कल का मात्रक क्या होता है? दाब। दाब का ऐसा मात्रक क्या है? पास्कल है, यानी पास्कल जो है दाब का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट है कि बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो बल को हम लोग किससे मापते हैं? न्यूटन से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल का ऐसा मात्रक, तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है यानी फोर्स बराबर F बराबर एम ए, मास का होता है kg और ए का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ पर 2 है, अगर इसमें प्रति को हटा देंगे तो हो जाएगा kg मीटर सेकंड और इसके पावर -2, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि बल क्या कर सकता है? तो बल गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बढ़ाता है, गति को घटाता है, यानी बल इनमें से सभी कार्यों को कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? या फिर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि बेलों द्वारा गाड़ी को खींचने में कौन सा बल प्रयुक्त होता है? तो जब भी बेल गाड़ी खींचता है यानी गाड़ी खींचता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? क्योंकि बेल जो होता है अपने मास के बल पर गाड़ी को खींचता है, इसलिए मांसपेशीय बल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो गुरुत्वीय बल कहता है। क्यों? क्योंकि ये धरती है, ऊपर में कोई भी वस्तु को फेंकते तो फिर नीचे अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे खींच लेते हैं? गुरुत्वीय बल के कारण खींच लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिरती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी पृथ्वी पर गिरती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो हमेशा बाहर चल जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारते रहता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो किस राशि का मात्रक न्यूटन है? तो बल और भल और क्या है? बल का भी मात्रक न्यूटन है और भार का भी न्यूटन होता है, लेकिन इनमें से दोनों कोई नहीं दिया, ठीक ना, लेकिन भार का भी न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 2 ही मारना है, यानी बल का मात्रक न्यूटन होगा। नेक्स्ट है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? देखो दरवाजे को जब अंदर की ओर धकेलते हैं तो अपकर्षण लगेगा, लेकिन आपको बताएं थे जब कुआं से पानी खींचेंगे ऊपर तो अभी कर्षण हो जाता है। तो दरवाजे को धक्का देना अपकर्षण बल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है? कम होता है या समान रहता है या बढ़ता है या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब जो होता है गहराई बढ़ने से, तो गहराई जब भी बढ़ता है तो हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। गहराई बढ़ने से क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रवों द्वारा दाब को लगाएगा ना तो हमेशा क्या हो जाएगा? गहराई बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि द्रव का दबाव गहराई घटने से, यानी द्रव का दबाव गहराई घटने से क्या होता है? वो घटता है, लेकिन जब बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट है कि आवेशित वस्तु द्वारा, आवेशित मतलब जो किसी दूसरी वस्तु का अपनी ओर खींचता है, तो दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क लगने वाले बल को, इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इस आकर्षण को बल को हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, तो चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम क्या है? तो गुरुत्वीय बल। क्यों? क्योंकि ऊपर से गिरा रहे हैं तो पृथ्वी गुरुत्वीय बल लगाएगा। नेक्स्ट है कि जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय बल, क्योंकि जमीन में जो लोहे की कील रहता है इसमें चुंबक के माध्यम से इसको लटका लिया जाता है। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? भौतिक संपर्क द्वारा लगाएगा तो उसे बोलेंगे संपर्कित बल। क्या बोलेंगे? संपर्कित बल, मतलब उस पर छूकर। नेक्स्ट है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो कोई भी गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? उसमें बल होता है। अगर बल लगाएंगे तभी उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए आम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्योंकि सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था और सेब नीचे गिर गया था उसके मुड़िया में, तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया था। तो अब आम नीचे गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कि कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, तो इसमें क्या होता है? जब भी कुली भारी बोझ उठाते हैं
ठीक है, और सिर पर कपड़े गोल लपेट कर, जैसे नेठा बोलते हैं, नेठा पकड़ कर रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें दाब कम लगता है। क्या कहता है, दाब को कम करने के लिए। नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम भार जो होता है, तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, इसे याद रखिए 1 किलोग्राम भार। नेक्स्ट है कि 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है, 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है, तो 1000 पास्कल होता है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 3 प्रकार से ईंट को रख दिया है। अब क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए चित्र में एक ईंट के 3 विभिन्न स्तर के टेबल पर रखा गया है, ठीक है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब, तो इसमें सबसे अधिक दाब किस में देगा, ए में या बी में या सी में। तो अब अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ए वाला सबसे अधिक दाब देगा, क्यों, क्योंकि इसका अधिकतर मैक्सिमम हिस्सा ऊपर में है और कम हिस्सा नीचे में। इसमें ज़्यादा एरिया फैला हुआ है तो इसमें कम दाब लगेगा, इसमें भी थोड़ा कम एरिया थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन इसमें बहुत कम एरिया फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर है 7 चैप्टर दहन एवं ज्वाला। अभी इस लास्ट चैप्टर है, आप लोग को 4 चैप्टर आप लोग बोले थे कंप्लीट करवाएंगे। तो दहन एवं ज्वाला का पहला क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए, जलने के लिए आपको पहले एगो पदार्थ चाहिए जिसे दहनशील पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ के ज्वलन ताप कितना मात्रा में जलेगा ये भी जानना जरूरी है। वायु की उपस्थिति, वायु नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, इनमें से सभी, यानी दहन की क्रिया के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी चीज़ जरूरी है। नेक्स्ट है कि निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट है कि निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, तो किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, तो गोबर के उबले का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। दहनशील तो जलने वाला, कांच तो जलता नहीं है, सीमेंट भी जलता नहीं है, लोहे का कील भी जलता नहीं है, तो दहनशील पदार्थ क्या हो जाएगा, केरोसिन, क्योंकि केरोसिन जलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ जलने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका कागज, कागज जलने वाला पदार्थ है, तो कागज दहनशील पदार्थ के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील मतलब जलेगा नहीं, तो पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है, क्योंकि पत्थर जलेगा नहीं। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ होता है, तो कोई भी पदार्थ को जलने के लिए उसमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के जलेगा नहीं। नेक्स्ट है कि खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, तो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है कि दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या जरूरी है, हवा जरूरी है, हवा नहीं रहेगा जलेगा नहीं। नेक्स्ट है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, माफ कीजिएगा, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। नेक्स्ट है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है, तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल क्या हो जाएगा, किलो जूल और प्रति केजी हो जाएगा ईंधन के ऊष्मीय मान का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट पूछा है कि H2 का ऊष्मीय मान क्या होगा, H2 माने हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 का ऊष्मीय मान तो याद रख लीजिएगा 150 किलो जूल प्रति ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 150 किलो जूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट है कि मीथेन का ऊष्मीय मान, तो मीथेन गैस है CH4 होता है। अब इसका ऊष्मीय मान अगर पूछेंगे, CH4 यहाँ बड़ा H होता है, तो इसका ऊष्मीय मान हो जाएगा आपका 55 किलो जूल प्रति ग्राम, इसे आप लोग याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है, तो तेल में लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है, तो कौन सा गैस के कारण विश्व उष्णन का कारण बनती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ मतलब जलने वाला, तो पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है, तो लकड़ी क्या होता है, बहुत धीरे धीरे जलती है, इसलिए इसे मंद दहन कहा जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस का जलना किस प्रकार का दहन है, फास्फोरस बहुत जल्दी जलता है, इसलिए इसे स्वतः दहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, तो श्वेत फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही जल्दी जलता है। नेक्स्ट है कि स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है, तो स्वतः दहन फास्फोरस में संभव है, क्योंकि वही वाला सबसे जल्दी जलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में विस्फोटक का उदाहरण कौन है, तो विस्फोटक कौन करता है, पटाखा, पटाखा एकदम धड़ाम से आवाज़ करता है, इसलिए इसे विस्फोटक के अंतर्गत रखा गया है।
नेक्स्ट है कि आतिशबाजी करना खाली घर का उदाहरण है। आतिशबाजी करना मतलब विस्फोटक के अंतर्गत रखा जाता है यानी कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक ईंधन नहीं है, तो कौन सा ईंधन नहीं है? एलपीजी तो ईंधन है, सीएनजी है, बायोगैस है, मृदा ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदर्श ईंधन के गुण है। आदर्श ईंधन के क्या गुण होते हैं? यह सस्ता भी होता है और तुरंत भी उपलब्ध हो जाता है और अत्यधिक ऊष्मा भी उत्पन्न करती है, यानी आदर्श ईंधन का गुण इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदर्श ईंधन के गुण कौन नहीं है, यानी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आदर्श ईंधन का गुण महंगा नहीं होता है, ठीक है। आदर्श ईंधन का गुण सस्ता होता है, महंगा नहीं होता है, तो आपका गुण नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महंगा। नेक्स्ट है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। एलपीजी भी बहुत जल्दी जलता है, इसलिए तीव्र दहन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? मोमबत्ती का 3 क्षेत्र होता है जलने का, तो मोमबत्ती का मध्य भाग जो होता है पीला दिखाई देता है। क्या होता है? पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? आग उत्पन्न करने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हवा नहीं रहेगा तो फिर जलेगा नहीं। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बाहर वाला भाग सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट है कि ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो ज्वाला का अंदर वाला भाग सबसे गर्म माना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? तो मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत विषैली होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य भाग, बाहर भाग और आंतरिक भाग। नेक्स्ट है कि विद्युत के उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। नेक्स्ट है कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो कागज के कप पर पानी गर्म डालेंगे क्या होगा? कागज का कप नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? याद रखिएगा, क्योंकि कागज में जो भी हम लोग टेम्परेचर देंगे ऊपर से, तो वो पानी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कागज को जलने नहीं देगा। इसीलिए क्या होता है, एक प्लास्टिक में आप खाना भी आप बना सकते हैं, बशर्ते प्लास्टिक फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये साइंस का गजब का जादू है। नेक्स्ट है गलत कथनों को चुने, इनमें से कौन सा गलत है? जंगल में आग लगने का कारण है, तो जंगल में आग कैसे लगता है? और आपको गलत कारण को चुनना है। तो मनुष्यों की लापरवाही के कारण ये तो लग जाता है, ये तो सही कारण है। सूर्य की गर्मी कारण इसमें भी लग जाता है, ये भी तो सही कारण है। बिजली गिरने से भी जंगल में आग लग जाता है, ये भी सही कारण है। वृक्षों की कटाई कारण, यानी पेड़ काटते तो इसमें आग थोड़े लगेगा, ये क्या है? आपका गलत कारण हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 7 चैप्टर का, कि जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है? तो गर्मी की ऋतु में, यानी गर्म मौसम में जल्दी आग लगेगा, यानी ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को, यानी इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 वर्मा टुडे के सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग को करवाएं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बाहर तो नहीं आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हेल्पफुल वीडियो अपना हमारे इस चैनल पर आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।